तो एलपीजी सबको समझ में आ गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। लेट अस हैव एन अप्रेजल, कहां कहां वो बेनिफिशियल साबित हुआ और कहां कहां वो डीमेरिटोरियस साबित हुआ। तो वील सी टू द पॉजिटिव थिंग्स आल्सो एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स। तो लेट अस से इन फेवर पॉजिटिविटीज क्या थी। तो अगर मान लीजिए कि आपकी दुकान पे अभी तक आपके पापा एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, जिस प्रोडक्ट पे सिर्फ 1 ईयर की वारंटी थी, और बगल में मेरी दुकान है, मैं 4 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा हूं। सर इतनी वारंटी आप कैसे दे पाएंगे। मैंने अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है, और वो कह रहे हैं कि आप ये जो 10,000 रुपए का फ्रिज बेचते हैं, आप कस्टमर से बोलिए 2,000 रुपए और दे दो, तो हम उसको 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दे देंगे। मैंने अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन से पूछा ऐसा कैसे करोगे। वो कह रहे हैं कि हम 4,000 रुपए में 1,600 रुपए की इंश्योरेंस कंपनी को देंगे और इस रेफ्रिजरेटर का इंश्योरेंस करा देंगे। 400 तो पूरा पूरा प्रॉफिट हो गया इनका। और जब भी फ्रिज खराब होगा कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ा लगेगा, किससे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर 10 लोगों ने ये फ्रिज खरीदा और 2-2 हजार रुपए दे दिए, उस अमेरिकन कंपनी को कितने पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, 20,000। उसमें से 32,000 रुपए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, 8,000 उनका प्रॉफिट हो गया पूरा का पूरा। और इंश्योरेंस कंपनी को पता है 10% लोगों का फ्रिज खराब होगा, मतलब सिर्फ एक आदमी का, बाकी का तो खराब होगा ही नहीं होगा। सर ये कैसे उनको पता। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, गणित लगाई उन्होंने। उनके हार्वर्ड में रिसर्च होती है। रिसर्च में पाया गया एक ही का खराब होगा, मोस्ट मैक्सिमम 2 लोगों का फ्रिज खराब होगा। और उसमें जो रिपेयर कॉस्ट आएगी एक फ्रिज की, बहुत ज्यादा, 5,000 रुपए ज्यादा नहीं आएगी। 10,000 का तो फ्रिज ही था, तो 2 फ्रिज की कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपसे 32,000 रुपए कमा रही है और 10,000 खर्च भी कर दिया, तब भी तो बच्चों 22,000 कमाया। ये आइडियोलॉजी विदेश से ही हिंदुस्तान आई है। इंडिया में लोगों के पास इतनी अकल नहीं थी। समझ में आ गया कैसे मार्केटिंग करनी है। ये अमेरिका ने ही पूरी दुनिया को सिखाया। कैसे रूल करना है, डोमिनेट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, ये अंग्रेजों ने सिखाया। हिंदुस्तानियों ने क्या सिखाया, लेबर की तरह मेहनत करना। लात खाते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मेहनत हिंदुस्तानियों ने दूसरों को सिखाई है। तो अब हमने अपनी मेहनत, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी मार्केटिंग सब मिला दी, और देश की बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। नहीं समझे बात को। एक रेस्टोरेंट का पराठा बहुत अच्छा है, एक का पनीर बहुत अच्छा है, एक की पुडिंग बहुत अच्छी है, क्या अपने रिश्तेदारों को 3 रेस्टोरेंट लेके जाएंगे। वो कहेंगे पागल आगल हो गए क्या, रोटी यहां से ले लो, पनीर कहीं और लेंगे। तीनों रेस्टोरेंट से जोमेटो से घर में ऑर्डर कर लीजिए, तो आपकी पार्टी में सबसे अच्छा हो जाएगा कि नहीं, बेस्ट। समझ में आ गई बात। तो जैसे कहते हैं ना भाई, म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड करें। म्यूचुअल फंड तो आप डिसाइड करेंगे उसकी डेटा को देखकर, बट मैं आपको एक रॉकेट साइंस बताता हूं, जो यहीं से इसी एग्जाम्पल से उठी हुई है। हर म्यूचुअल फंड कम से कम 5-10 कंपनीज के शेयर में पैसा लगाता है। तो इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड देख लो कौन से हैं, और देख लो वो सब किस किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। सर आईसीआईसीआई बैंक में सब पैसा लगा रहे हैं, बजाज में सब पैसा लगा रहे हैं, टाटा में, एचडीएफसी में, मारुति में सब पैसा लगा रहे हैं। मतलब अगर ये सबकी चॉइस है तो ये सबसे अच्छा होगा, खरीद लो इन कंपनी के शेयर, काम खत्म। तो क्या शेयर पिक करना कोई रॉकेट साइंस है। आपने दूसरे की रिसर्च जान ली, आपने दूसरे की रिसर्च जान ली। समझ गए बात को। तो जब बच्चों हमने बाहर के लोगों को हिंदुस्तान बुलाया, तो हमारे बिजनेसेस क्या हुए, बढ़ गए। जो जीडीपी 1980 टू 91, मतलब जब तक मेरी उम्र 11 साल हुई, 5-5.5% थी, 92 से 2001, अगले 10 साल में वो कितनी हो गई, 6.1। पता है आपको क्या लग रहा है, 5.1 से 6 आधा ही तो बढ़ा। अरे अकल लगाओ, 0.5 ऑफ 5.6 इज हाउ मच, मोर देन 10%। मतलब जो इंसान हर साल 1 लाख कमा रहा है, वो 1,10,000 कमाने लग गया। हर साल आपकी कमाई 10,000 बढ़ रही है। पिछले साल 1 लाख कमाए थे, अब 1,10,000 कमाओगे। अगले साल 1,22,000, 21,000, 1,32,000 एंड सो ऑन। तो पहले हमारी कमाई ज्यादा क्यों नहीं थी भाई। मेरी कमाई पहले कम क्यों थी, मैं सिर्फ ऑफलाइन लेक्चर लेता था। अब मैं ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं, बेंगलुरु का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, दुबई का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है, तो वहां से भी रेवेन्यू आ रहा है। पहले ऐसी पॉसिबिलिटीज थी ही नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। बिजनेसमैन है, लेटेस्ट से रेस्टोरेंट चला रहा है, लेटेस्ट से कपड़े की दुकान खोल के बैठा है, लेटेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के बैठा है। भाई आज लोग बहुत बिजी हो गए, घर बहुत छोटे हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो रेस्टोरेंट वाले ने बोला मैं जोमेटो और स्विगी पे लिस्टिंग करा लेता हूं।
इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। क्लोथिंग वाला कह रहा है मैं मिंत्रा पे अपना कपड़ा बेचूंगा, ये कह रहा है मैं अमेजोन में अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, तो बिजनेसेस बढ़ गए। अब आप कहेंगे सर हमारे पापा का ना होलसेल बिजनेस है, कोई बात नहीं, वो इंडिया मार्ट में जाके सामान बेच सकते हैं। सर हमारे पापा आड़त का काम करते हैं, आड़त मतलब होलसेल में दाल चावल, कोई टेंशन की बात नहीं है। Arya.ag इंडिया के बहुत बड़े वेयर हाउसर्स हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से, मैंने आपको बताया भी था शायद, ये तो मेरे फ्रेंड की भी कंपनी है ये, उसमें ये भी एक फाउंडर मेंबर है, तो आप इनके थ्रू प्रोडक्ट बेच सकते हैं। Alibaba.com का नाम आपने सुना होगा, चाइनीज है, पूरे दुनिया में सामान बेचते हैं जाके। तो आज अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, मेरी बात नहीं, बिल गेट्स ने बोला था इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट इट्स नॉट बिजनेस। तो आज आप चलेंगे तभी जब आप इंटरनेट पे होंगे। क्या? क्यों बोडमो? बोडमो पे जाइए, लोकल लेवल पे ऑटो पार्ट्स का काम आप कर सकते हैं। अपना ऐप बनवा लीजिए, अपना ऐप बनवा लीजिए। जो आपके कस्टमर्स हैं, मान लीजिए कि भाई आपने एक ऐप बना लिया ऑटोमो, समझ में आ गया, और इस पे आपने अपनी दुकान के होलसेल रिटेल सारे पार्ट्स की लिस्टिंग करा दी। आपके 40 कस्टमर शहर के अंदर हैं, अगर आप इंटरनेट पे नहीं है जिंदगी भर 40 ही रहेंगे, शहर से थोड़ा बाहर निकलेंगे 30 और मिल गए, 10-20 किलोमीटर तक, उनको आप सवेरे जाकर शाम तक वापस आ सकते हैं, पेमेंट सारा ऑनलाइन होएगा। आपको वो बिल कराने के लिए सामान लिखवाते हैं, फोन करते हैं, आप एक लौता बिजनेसमैन हो, भाई कितना कॉल अटेंड कर लोगे? एक कॉल अगर 5 मिनट की भी होगी तो 1 घंटे में लगातार 12 कॉल, या खाओ पियोगे नहीं पगला जाओ, कान चला जाएगा। तो आप ऐप डेवलप कराइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, देखिए पैसा कमाना है तो एफर्ट करना पड़ेगा, आप ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग में बताइए, ऐप डाउनलोड करो उस भाषा में जिसमें समझते हो, बोल के, फोटो खींच के सर्च मैच हो जाए। आप फोटो खींचते हैं अमेजोन में, सर्च करके देता है, बताइए कैसे गूगल लेंस इस्तेमाल होगा, इज दैट क्लियर? और आजकल मोबाइल चलाना सबको आता है, क्लियर? अभी मैं एक जगह गया था डेथ एनिवर्सरी पे, तो वहां पे खाना पीना था, तो पनीर बटर मसाला लिखना था वेटर को, पढ़ा लिखा नहीं था, पनीर बटर मसाला की स्पेलिंग, वो आया उसने डिजाइन में पी ऐसे घूम रहा है, ए ऐसे, एकदम अनपढ़ था और देख के लिख लिया। तो इंटरनेट के आने से पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और अनपढ़ों का गैप एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब भर का काम सब निकाल लेंगे। ट्रेनिंग दीजिए अपने कस्टमर्स को और कहिए फोटो खींच के डाल दो, और सीधे आपको एक पर्सन बैठाना पड़ेगा कि जो सर्च तो कर रहा है बट ढूंढ नहीं पा रहा, तुरंत उसको कॉल बैक करिए। पॉलिसी बाजार में फोन नंबर डालते हैं, सर्च करते हैं, कॉल आता है ना उतनी देर में। आई होप सो, आई एम नॉट वेरी फास्ट। तो आप जब सर्च करेंगे इस तरह से, कस्टमर हाँ क्या चाहिए भैया ये चाहिए, तो 10 आइटम उसने लिस्ट में ऐड कर दिए, ऐड टू कार्ट, प्रीपेड पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट, मोटर पार्ट्स के बिजनेस में खूब उधारी भी चलती है, तो 5%, 10% डिस्काउंट, इतने दिन में पेमेंट करो इतना डिस्काउंट, अपने टर्म सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद डिलीवरी आप उनको भिजवा दीजिए, तो आप ये काम कर सकते हैं। क्या क्या कह रहे हो? नहीं, इंटरनेट तो सबके काम की चीज है भाई, गॉट इट क्लियर? तो भाई आपका बिजनेस इंटरनेट पे जरूर होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम चलेगा, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में बिजनेस भी तो कम चला था, जोमैटो स्विगी से लोगों का भरोसा था, बट आज मोहल्ले की दुकान से भी अगर आपको एक पैकेट दूध मंगवाना होता है, छोटे शहरों में तो लोग खलिए रहे चले जाते हैं, पुणे बॉम्बे, फोन करते हैं ऐप पे, ब्लिंकिट पे, 1 घंटे में दूध आ गया घर में। ओके, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों आया? क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और बोला होंडा वालों को हिंदुस्तान में दुकान खोल लो, फैक्ट्री लगा लो, तो ये पैसा आपका बच जाएगा और यहाँ कस्टमर्स मिलेंगे। बट 91 से पहले ये लोग क्यों इंडिया नहीं आते थे? क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तानियों की इतनी कमाई है नहीं, धीरे धीरे कमाई बढ़ी तो सारे फॉरेन ब्रांड इंडिया चले आए। एप्पल तो अभी पिछले साल इंडिया आया, उसके पहले इंडिया वो था ही नहीं। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, $100 मिलियन था 1991 में, जो 2003-4 में $150 बिलियन हो गया। तो मिलियन इज 10 लाख, मिलियन इज 10 लाख, ट्रिलियन, बिलियन एंड सो ऑन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़े? लोग जब बाहर से, इंडिया के बाहर से इंडिया में आएंगे, या खाली कटोरा लेके चले आएंगे? नो, पैसा लेके आएंगे। तो मान लीजिए मेरे मौसा जी यूएस में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, रहते नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूं, वो $1 करोड़ लेकर आए, और इंडिया में डॉलर $40 का है, तो इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का हो गया कि नहीं हो गया? इस 40 करोड़ में उन्होंने जमीन खरीदी, रॉ मटेरियल परचेज किया, लेबर को वेजेस दी, फैक्ट्री लगाई, आउटपुट प्रोड्यूस किया, यूएस में तो दुकान चल ही रही है उनकी,
इंडिया में अगर दुकान खोल लेंगे तो अगल बगल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, गल्फ पूरा पड़ा है, वहां तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इटसेल्फ इंडिया में हर बिजनेस क्यों पनपता है बच्चों? बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बायर सेलर। तो भैया हिंदुस्तान में जितना बायर मिल जाएगा उतना कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हर कॉरपोरेट वर्ल्ड वाइड से इंडिया में क्यों आता है भाई? बिकॉज यहां पे बिजनेसेस ज्यादा है। तो जो लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाएं, पैसा कमा के यहां ले आइए, बट बायर आपको यहीं का मिलेगा जिसको आप सर्विस देंगे। तो जूम भी कहां का है? यूएस का है, ओनर इसका चाइनीज है। हाउ एक्सपोर्ट्स डिड राइज? यहां पे बनाने की कॉस्ट क्योंकि सस्ती थी, गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को टैक्स हॉलिडे देने स्टार्ट किए। तो हमारा टैक्स का एलिमेंट जब कम होगा तो कम प्रॉफिट लेकर भी हम ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे। आपको पता है कि 100 रुपए का सामान अगर आप 140 में बेचेंगे, पूरा 40 आपकी जेब में जाएगा प्रॉफिट, सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। बट अगर गवर्नमेंट बोले नहीं, 40 में तो हम 10 रुपए टैक्स लेंगे, आपकी जेब में तो 30 ही आएगा, तो आप कमाने के लिए दाम बढ़ाओगे, फिर दूसरी कंट्री के लिए वो महंगा हो जाएगा और आपका सामान नहीं बिकेगा। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हुआ? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राइस बढ़ेगा। प्राइस कब बढ़ेगा? जब सामान की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। तो जमाने में ऐसा होता था, कंट्री में उतना प्रोडक्शन ही नहीं था, डिमांड वॉज देयर बट सप्लाई वॉज नॉट देयर, तो हर चीज की शॉर्टेज होती थी, और शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस यूज टू गो अप। बाहर से रिसोर्सेज आए, डिमांड जो थी उसको पूरा करने के लिए व्हाट हैपेंड, सप्लाई को बढ़ा दिया गया और गुड्स बनने लग गए। तो एज अ रिजल्ट महंगाई केम डाउन। तो कहां 17% महंगाई होती थी, जो घट के लगभग 7.6% आ गई। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया। गवर्नमेंट ये थोड़ा कही कि आओ हमारे पार्लियामेंट में 2 MP अपने बैठा दो। तो प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसेस थे उनको बोला गया कि भाई आप फॉरेन कोलैबोरेशन करिए। लाइक टोयोटा का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ? किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। सुजुकी तो खैर पहले ही आ चुका था मारुति के साथ। देन इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोलैबोरेशन, जैसे ढेर सारे हमने कोलैबोरेशन किए बच्चों। सो बेनिफिट्स ऑफ दिस एलपीजी अप्रोच इज अंडरस्टूड वेल। समझ लें भाई, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म भी थे। एक क्रिटिसिज्म मैं आपको पहले ही बताता हूं। जब मनमोहन सिंह जी ने पॉलिसी बनाई तो उन्होंने कोक और पेप्सी को बोला कि जितना कोला कंसंट्रेट इंडिया इंपोर्ट करोगे, उसमें जितना फल के जूस का नुकसान होगा उतना फल आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ के किसानों से लेकर। मतलब अगर 100 लीटर कोला कंसंट्रेट इंपोर्ट करेंगे तो उसमें कम से कम 10,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनेगी। तो 10,000 लीटर जूस की खपत कम होगी, और 10,000 लीटर जूस के लिए कम से कम 500 क्विंटल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5,000 क्विंटल मान लीजिए, फल का नुकसान होगा, बिकेगा नहीं। तो फल आपको खरीदना पड़ेगा और उस देश को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने फल खरीदे तो, बट बीच में समुद्र में बहा दिए सारे के सारे, क्योंकि उस देश में अगर फल बेचते तो वहां जूस बिकता तो वहां कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो जाती। तो ये एक तरह का नुकसान भी था। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, बट ज्यादा जो प्रॉफिट का पोर्शन था वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स अपनी जेब में रखते थे, हमारे लोगों को उतनी सैलरी नहीं देते थे। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट कम हो गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इरिगेशन, पावर, रोड, ये सब बढ़ा, बट अगेन बेनिफिट किसको हुआ? जो इसको सेटअप करते थे बिजनेसमैन। जो लो लेवल के लोग थे उनको इससे कोई एडवांटेज नहीं मिला। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सब्सिडी फर्टिलाइजर पे खत्म कर दी गई, जिससे छोटे गरीब फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ। तो जो रईस फार्मर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सिडी ना भी मिले तो उसका काम चल जाएगा, बट गरीब फार्मर्स प्रैक्टिकली मरने लग गए और इन बेचारों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी। लिबरलाइजेशन से इंपोर्ट ड्यूटी घटी, अनवांटेड चीजों का इंपोर्ट बढ़ गया, जो रिक्वायर्ड चीजें थी उनका इंपोर्ट नहीं बढ़ पाया। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये आपने सुना होगा पहले भी, जब बहुत ज्यादा फसल हो जाती है तो किसान ज्यादा बेच नहीं पाता महंगे प्राइस पे। क्यों? सप्लाई ज्यादा, डिमांड इज लेस। एक तो बेचारा स्टोर नहीं कर पाता, वो तो एक अलग चीज है, बट सप्लाई जब ज्यादा होगी तो चीजों के दाम कम हो जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? लोग कैश क्रॉप की तरफ जाने लग गए, जिसको एक्सपोर्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल था, तो लोगों ने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी पे ध्यान
ज्यादा दिया और जनरली उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया जो हमारे देशवासियों को पसंद है, तो मेनी अ टाइम्स फूड का शॉर्टेज भी होने लग गया। सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अंडरस्टूड। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। अगेन, तो एग्रीकल्चर की समस्या समझ में आ गई। अब हमारी फैक्ट्रीज को जो गुड्स बनाते थे उनको क्या नुकसान हुआ। चाइना एज वेल एज दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाने वाला सामान इतना सस्ता था, हम चाह के बच्चों दूर दूर तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? अरे बड़ा आसान है। कोई 10 साल पहले फैक्ट्री लगा के बैठा है, उसकी मशीन की कॉस्ट पूरी निकल चुकी है, सिर्फ रॉ मटेरियल का पैसा लग रहा है, लेबर का पैसा लग रहा है। आपने 2 साल पहले फैक्ट्री लगाई है, क्या आप उसके मुकाबले सस्ता बना पाओगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो चाइनीज गुड्स का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है? सर आती जाती रहती है। उनके यहाँ आती है, हमारे डबल एडवांटेज, आती जाती, हमारे यहाँ दोनों होता है। खोपड़े में बात गई। तो इसीलिए मैक्सिमम फैक्ट्रीज हमारे यहाँ फेल हो जाती हैं। पता लगा प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन में प्रिंटिंग चल रही है। व्हाट? प्रिंटिंग, प्रोडक्ट प्रिंट हो रहा है, पॉलिथिन पैकिंग उसकी प्रिंट हो रही, लाइट चली गई, तो वो लॉट तो खराब हो जाएगा ना। बेक हो रहा है कोई प्रोडक्ट और लाइट चली गई, तो वो प्रोडक्ट पूरा खराब हो जाएगा। तो दीज वर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। नॉन टैरिफ बैरियर्स, डेवलप्ड कंट्रीज अपने यहां काफी बैरियर्स हटा चुकी थी। जैसे यूएस हैव नॉट रिमूव्ड देयर कोटा रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया। मतलब यूएस कह रहा है इंडिया से जो टेक्सटाइल आएगा 1000 मीटर ही आएगा बस, एंड इस पे जो टैक्स लगेगा वो 20% का है। तो हम अगर ढेर सारा प्रोड्यूस भी कर दें कपड़ा, क्या हम यूएस को बेचने लायक रहेंगे? नो, क्योंकि यूएस हमको नीचा दिखाना चाहता है। और अगर 1000 मीटर की बात भी हो रही है, 1000 किलोमीटर बोल लीजिए, मान लीजिए, तो उस पर टैक्स इतना ज्यादा है कि हमारा कपड़ा बड़ा महंगा पड़ता है वहां पे, तो वो कनाडा से या मैक्सिको से खरीद लेते हैं। इज दैट क्लियर? ब्राजील से खरीद लेते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो कुछ लोगों ने सताने के लिए जानबूझ के टैरिफ बैरियर्स को खत्म किया ही नहीं। डिस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में 1998 में 5000 करोड़, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, fixed a target for this in 1985 where government was able to mobilize, oh sorry, नहीं एक मिनट, इसमें कुछ प्रिंटिंग इशू लग रहा है मेरे को, हो सकता है मेरे से कोई प्रिंटिंग गड़बड़ी होगी। अच्छा सॉरी, टेक इट अदर वे, सॉरी। यहाँ पे था कि 5000 करोड़ का टारगेट था कि अपनी 5000 करोड़ की इंडस्ट्रीज को बेचेंगे हम, बट जो टारगेट मीटअप हुआ वो ज्यादा मीटअप हो गया। एक मिनट मैं इसको पढ़ लूं। मोस्ट सच प्रोसीड्स वर यूज्ड टू, ओके हाँ गॉट इट चिल्ड्रन। 5000 करोड़ का टारगेट था बट 54,000 करोड़ मीटअप हुआ। मतलब पैसे तो सरकार के पास ज्यादा आ गए, बट वो ज्यादा पैसा बिजनेस में नहीं लगा। आई रिपीट, बिजनेस में नहीं लगा। किस में लगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के नुकसान को कॉम्पनसेट करने में। अंडरस्टूड एवरीबडी? फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं। टैक्स से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं बच्चों, उनको नाम दिया जाता है व्हाट? फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई कब ज्यादा नोट छापेगा, कम कब नोट छापेगा, इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। टैक्स रेट को बढ़ाना या घटाना इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। ऐसी टैक्स पॉलिसी बनाई गई जिससे लोग टैक्स की चोरी ना कर पाए, बट ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया। टैक्स का रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, तो जो चोर थे वो तो चोर रह ही रहे, और जो ज्यादा टैक्स रेट के चक्कर में गवर्नमेंट से नाराज हुए वो भी उन्हीं के जैसे टैक्स चोर बन गए। व्हाट इट क्लियर? प्लस हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टैक्स में छूट दे दी, तो इनसे टैक्स मिला नहीं और अपने लोग टैक्स चोरी की तरफ बढ़ते गए। एक अगला नुकसान क्या हुआ? ऐसी ऐसी भयंकर चीजें देश में उत्पन्न हो गई जिनकी कोई जरूरत भी ना होते हुए लोग फालतू में इनको खरीदने लग गए। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। तो आज जितना आपको नजर आता है, ईयरफोन खरीद लिया, एलेक्सा डिवाइस खरीद ली, एक चश्मा था लेंस कार्ड पे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं थी, सस्ते के चक्कर में खरीद लिया। ताज वाले कह रहे हैं 99 रुपीज में हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक है, सिर्फ इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में औकात नहीं थी और ताज जाने लग गए, तो 99 भी तो बर्बादी करके आ रहे हो। तो दीज वर द बेसिक प्रॉब्लम्स। एंड कंट्री में कुछ सेक्टर्स तो बड़े धमाकेदार चले, कम्युनिकेशन, आईटी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, बट कुछ सेक्टर्स चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर एंड बेसिक इंडस्ट्री, ये एकदम चौपट हो गए। और जो इंडस्ट्रीज अच्छी चली भी, कौन सी चली? सैमसंग चला। आप अमेजोन की ग्रेट इंडिया सेल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़े कुछ भी सस्ता होता है।
नहीं होता, क्योंकि हपक की कमाई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। 5,000 रुपए का मोबाइल फोन 25,000 में बेचते हैं आपको। कंपनीज आपस में ग्रुपिज्म करती है, कार्टेल बना लेती है, 55 से कम में कोई नहीं बेचेगा। तो गिरी से गिरी हालत में आपको 10,000 की चीज को 50,000 में खरीदना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।